Hello dear TYPSC, welcome to the another video lecture of your immunology second. As you know, we have started the hypersensitivity chapter and we have already completed the three types of the hypersensitivities, type 1, type 2 and type 3. And in this lecture, we are going to study the last type of the hypersensitivity of Gels and Coombs classification, which is type 4 type of the hypersensitivity, which is also known as delayed type of hypersensitivity. Okay, so we will study it in detail. So in the last lecture we have completed the type 3 type of hypersensitivity, which is also known as the immune complex mediated hypersensitivity. Okay, so in this lecture we will study the type 4th hypersensitivity. इट इज़ नोन एज द डिलेड काइंड ऑफ हाइपरसेंसिटिव बिकॉज इसका जो रिएक्शन होता है, इसकी जो ऑकरेंस होती है, ठीक है, जब हम इमीडिएट की बात करते हैं तो इमीडिएटली 1 से 2 आवर्स में मैक्स टू मैक्स वो रिएक्शन हो जाती है. लेकिन डिलेड की जब हम बात करते हैं, डिलेड टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं, जब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इट इज़ बिकॉज कि वो रिएक्शन जो है वो अपियर होती है आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ द ऑकरेंस. ओके, लाइक अबाउट 24 to 48 आवर्स या फिर 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड्स, ठीक है, कि कौन सा टाइप का इन्फेक्शन है. तो इसका सबसे कॉमन जो है एग्जाम्पल इज़ दी पॉइजन एवी, जिसको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस भी कहा जाता है. मतलब जो प्लांट की वजह से एलर्जी होती है ना, रैशेस वगैरह, तो ये उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ द टाइप 4th हाइपरसेंसिटिविटी. इसको बोला क्या जाता है, आपको इसका नाम याद रखना है, डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी. ठीक है, टाइप 4th इज ऑल्सो नोन एज द डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी. जैसे एसिड में आपको बताया था, मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था, एब्रीवेशन बताया था. ए स्टैंड्स फॉर एनाफाइलैक्सिस, C stands for the cytotoxicity, then I stands for the immune complex mediated and D stands for the delayed type of hypersensitivity. तो type 4th जो है it is known as the delayed type of hypersensitivity. Okay, so जैसे मैंने आपको डिफरेंस करते वक्त ही बताया था, जो बाकी तीनों थे ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीनों एंटीबॉडी मेडिएटेड थे, मतलब इनमें रोल एंटीबॉडीज़ का था. बट ये आखिरी टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी है, अकॉर्डिंग टू जेल एंड कोम्स क्लासिफिकेशन, इसमें रोल है लिम्फोसाइट्स का, सेल्स का. ये सेल मेडिएटेड है. ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई एंटीजन एंटीबॉडी का, सॉरी नॉट एंटीजन बट एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है. यहाँ पे रोल है डायरेक्टली सेल्स का, मैक्रोफाजेस हो, देन पर्टिकुलरली आई वुड से टी सेल्स का, टी लिम्फोसाइट्स का बहुत बड़ा रोल है. CD4 एंड CD8 बोथ ऑफ देम. ओके, तो इन दोनों का रोल है इसमें. दैट्स वाई दिस इज नोन एज द सेल मेडिएटेड काइंड ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी. ठीक है, इसमें रोल आपको याद रखना है किसका है, टी हेल्पर सेल्स का, पर्टिकुलरली CD8 CD4. ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, तो एज आई टोल्ड यू CD4 एंड CD8 मेडिएटेड है, और CD4 में भी T हेल्पर 1 और T हेल्पर 17 मेडिएटेड. ठीक है, अब इनको जो है अगर आपको समझना है तो आपको एक एग्जांपल याद रखना है, दैट इज़ दी पॉइजन एवी और दी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, जो निकेल की वजह से भी हो सकता है, या फिर पॉइजन एवी जो प्लांट होता है उसकी वजह से होता है, वो प्लांट एलर्जी जो होती है ना, इसकी वजह से होता है. तो अब आपको इसका मैकेनिज़्म अगर समझना है तो ये मैकेनिज़्म थोड़ा सा अलग है एज़ कम्पेयर टू द अदर मैकेनिज़्म, क्योंकि यहाँ पे जो है देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड एंटीबॉडी फॉर्मेशन. यहाँ पे देयर इज़ ओनली वन थिंग विच इज़ इन्वॉल्व, दैट इज़ दी टी सेल्स. तो आपको याद रखना है पर्टिकुलरली ये कौन मेडिएट करता है ये मैकेनिज़्म, तो टी हेल्पर सेल्स. ओके, एज वेल एज दी CD8 CD4 सेल्स. ना होता क्या है, दो फेजेस में रिएक्शन होती है. एक होती है सेंसिटाइज फेज एंड सेकंड इज द इफेक्टर फेज. सेंसिटाइज फेज मतलब क्या, फर्स्ट कांटेक्ट. ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम जब हम कांटेक्ट में आते हैं पॉइजन एवी के, तब हमें कुछ उसका इतना मतलब वहाँ पे कुछ होता नहीं है, जस्ट हमें सेंसिटाइजेशन हो जाता है. ठीक है, दूसरी बार जब हम कांटेक्ट में आते हैं पॉइजन एवी के, तब हमें एक्चुअल रिएक्शन दिखता है, दैट फेज इज़ नोन एज द इफेक्टर फेज, जहाँ पे हमें एक्चुअल रैशेस आते हैं, इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है, वो हमें सेकंड फेज में होता है. दैट इज़ नोन एज द इफेक्ट फेज, जहाँ पे हम सेकंड टाइम कांटेक्ट में आते हैं. तो इसमें होता क्या है पर्टिकुलरली आई वुड से, तो फर्स्ट थिंग, ओके आई विल शो यू डायग्रामेटिकली. तो ओके सॉरी, सो आई विल शो यू डायग्रामेटिकली. तो यहाँ पे होता क्या है, तो पहली चीज़ होती है, अब हमारा स्किन है, ठीक है, डर्मिस एपिडर्मिस लेयर है. ठीक है, अब यहाँ पे पॉइजन एवी के जो
ल्यूज है उसके ऊपर एक यूबिटिनॉल नाम का एक केमिकल रहता है, सॉरी नॉट यूबिटिनॉल, यूस्टिनॉल, ठीक है। यूस्टिनॉल नाम का एंटीजन रहता है या केमिकल रहता है। ये केमिकल जाता है हमारी स्किन पे, ठीक है। स्किन पे आने के बाद ये एंटर होता है हमारे ब्लड सॉरी एपिडर्मिस में, ठीक है। एपिडर्मिस पे एंटर होने के बाद जो वहाँ पे प्रोटेक्शन करते हो, मतलब जो प्रोटेक्शन करते हैं हमारी स्किन का, वो होते हैं डेंड्राइटिक सेल, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो डेंड्राइटिक सेल वहाँ पे घूमते रहते हैं ताकि कोई स्किन के पास आ जाए कोई एंटीजन तो इमिडिएटली वो इन्फॉर्म कर ले टू दी टी सेल्स। तो अब यहाँ पे ये जो पॉइजन एवी का उस्टिनॉल है, ये जब कांटेक्ट में आता है विद दी डेंड्राइटिक सेल्स, एंटर होने के बाद तो डेंड्राइटिक सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, वो जाते हैं टू दी टी सेल्स, ठीक है। अब पर्टिकुलरली जो टी सेल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया CD4 एंड CD8 टाइप के जो सेल्स है वो दोनों यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। एंड पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊँ तो जो CD4 सेल्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट काम करते हैं, मतलब ये अकेले काम नहीं करते, ये बस एक्टिवेशन का काम करते हैं। ये लोग एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफाजेस को, ठीक है। कौन? CD4 खुद कुछ नहीं करते, वो बस एक्टिवेशन का काम करते हैं मैक्रोफाजेस के और मेमोरी बना के रखने का काम करते हैं, ठीक है। एंड CD8 जो होते हैं ना, वो खुद का काम खुद करने वाले होते हैं, वो खुद जाके उस एंटीजन को एलिमिनेट करने में लगते हैं या फिर उस सेल पे जहाँ पे एंटीजन ने इन्फेक्शन किया उसको एलिमिनेट करने में लगते हैं। मतलब CD4 क्या करते हैं? मैक्रोफाज को एक्टिवेट करते हैं और CD8 क्या करते हैं? वो खुद जाके सेल को किल करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो डेंड्राइटिक सेल्स है ये जाके CD4, अब मैं आपको CD4 का बताती हूँ, ठीक है। CD4 के पास जाएंगे, CD4 टी सेल फिर MHC क्लास 2 की मदद से जो है इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। इनको रिकॉग्नाइज करने के बाद जो हमारे CD4 सेल है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये जो डेंड्राइटिक सेल है इंटरल्यूकिन सिक्रीट करेंगे, ठीक है, इंटरल्यूकिन नंबर 12, ठीक है। इंटरल्यूकिन 12 सिक्रीट करने की वजह से CD4 जो सेल है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। टी सेल एक्टिवेट होने के बाद वो इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट करेंगे, ठीक है, खुद को। अब जब हमने ऑटोक्राइन एक्शन देखा था वो यहाँ पे होगा, ये इंटरल्यूकिन खुद ही सिक्रीट करके खुद को एक्टिवेट कर देंगे एंड डिवाइड हो जाएंगे इनटू डिफरेंट टी सेल्स, ठीक है, मेमोरी सेल्स एंड इफेक्टर सेल्स, ठीक है। और ये सेल्स अगेन कुछ साइटोकाइन रिलीज करेंगे जो और सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। इवन ये जो टी सेल्स है, ठीक है, CD4 सेल्स, वो मैक्रोफाजेस को भी एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। इनका यही काम है कि ये मैक्रोफाजेस को एक्टिवेट करने वाले सेल्स है, ठीक है, CD4 सेल्स। अब जैसे मैंने आपको बताया क्या होगा, पहले डेंड्राइटिक सेल्स आएंगे, वो CD4 सेल्स के पास जाएंगे, CD4 सेल्स को इंटरल्यूकिन 2 की मदद से एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट होने के बाद ये CD4 सेल जो है वो खुद को इंटरल्यूकिन 2 की मदद से एक्टिवेट कर देंगे और इफेक्टार सेल्स बनाएंगे और सेल्स को, आसपास के टी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे और आसपास के जो मैक्रोफाजेस है उनको एक्टिवेट कर देंगे। ये जो मैक्रोफाजेस है वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन ये सब पहली बार में नहीं होगा। पहले बार में होगा क्या, बस वो मेमोरी सेल्स बनाएंगे, बॉडी में स्टोर करके रखेंगे। अब दूसरी बार अगर फिर से इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, दूसरी बार फिर से जो है बॉडी में एंटर हुई पॉइजन एवी का जो ये उस्टिनॉल है वो अगर फिर से एंटर हुआ तो होगा क्या, टी हेल्पर CD4 सेल्स है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया वो मेमोरी सेल्स बन के रह रहे हैं, तो जैसे ही ये लोग एक्टिवेट होंगे यूजिंग द डेंड्राइटिक सेल्स, वो जाके मैक्रोफाजेस को एक्टिवेट कर देंगे और ऐसे एक्टिवेट कर देंगे मैक्रोफाजेस को कि वो हाइपर एक्टिव हो जाए, बहुत सारे वो TNF सिक्रीट करे, बहुत सारे साइटोकाइन सिक्रीट करे, बहुत अमाउंट में फैगोसाइटोसिस करे। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था स्किन के पास ये इन्फेक्शन होता है, ठीक है, स्किन के पास यहाँ पे वो एंटीजन है, तो ये सब मैक्रोफाजेस वहाँ पे जाएंगे, मैक्रोफाजेस को सिग्नल रिलीज़ करके वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स वगैरह सबको यहाँ पे इकट्ठा करेंगे और ये सब एकदम से रिएक्शन देने लगेंगे। बहुत सारे एंजाइम्स, देन दी जो ऑक्सीजन रेडिकल्स है वो सिक्रीट करेंगे, एंजाइम्स, ग्रेनाजाइम्स सब सिक्रीट करने की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, मतलब स्किन पे रैशेस आएंगी, स्वेलिंग आएगा, पेन आएगा। ये सब चीज़ें इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस कि वहाँ पे बहुत सारे मैक्रोफाजेस, बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होंगे, मास्ट सेल्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे, मैक्रोफाजेस होंगे, बहुत सारे सेल्स वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे जिसकी वजह से
देयर विल बी द इचिंग, देयर विल बी पेन, देयर विल बी स्वेलिंग, रेडनेस, सब चीज़ें वहाँ पे होंगी, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट सेकंड टाइम में ये सब होगा, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज द एक्चुअल इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अब अगर यही चीज़ CD8 करने लगे तो क्या होगा? तो जैसे मैंने आपको बताया, CD8 क्या करता है, खुद जाके काम करता है। मतलब ये क्या करेगा, जहाँ पे भी स्किन के सेल को इस एंटीजन ने इन्फेक्ट किया है वो डायरेक्टली जाएगा, उसको ग्रेनाजाइम सिक्रीट करेगा, परफोरिन सिक्रीट करके उसमें होल बनाएगा, ग्रेनाजाइम सिक्रीट करके अपोप्टोसिस करवा देगा और उस सेल को अपने आप को किल करने में जो है हेल्प करेगा, या फिर उस सेल को अपने आप सुसाइड करने पे मजबूर करेगा। यही काम होता है CD8 सेल का, ठीक है। तो CD4 का काम क्या होता है, मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन का, एंड CD8 का काम होता है खुद अपोप्टोसिस करने का, ठीक है। सो दैट इज़ द मेन मैकेनिज्म जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में होता है। इसके अलावा और जो एग्जांपल्स है फॉर द टाइप 4 टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे द फर्स्ट वन इज़ द ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, जो हमारे, आपने सुना होगा ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्ट करता है, ठीक है। किसको करता है, लंग्स को। तो होता क्या है, हमारे जो लंग्स है, ठीक है, उसमें आई विल यूज डिफरेंट कलर। तो हमारे जो लंग्स है उसमें एज आई टोल्ड यू माइकोबैक्टीरियम आ जाता है, ठीक है। उसके ऊपर होता है माइकोलिक एसिड, जो आपको पता होगा सेल मेम्ब्रेन में माइकोलिक एसिड होता है माइकोबैक्टीरियम के। तो ये माइकोलिक एसिड जो होता है, मैक्रोफाज जो होती है इसको एलिमिनेट नहीं कर पाती। तो वो क्या करती, चलो अब इसको तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो हम कोई और मैकेनिज्म लेते। तो वो क्या करते, इस माइकोबैक्टीरियम को ऐसे ऐसे जो है कवर कर लेते, ठीक है। मतलब इसको हम कवर कर लेते ताकि आगे ना जाए या फिर कहीं और ना जाए। तो ऐसे ट्रैप करने के लिए उसके ऊपर एकदम कवर बना लेते हैं, और उसके ऊपर टी लिम्फोसाइट कवर बना लेती है। दैट व्हाट वी कॉल्ड एज दी ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, जो आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन में दिखेगा। और जो टीबी होता है आपको, या फिर टीबी जो होता है वो इसी वजह से होता है, ठीक है। आपके लंग्स में जो है डिपोजिशन हो जाता है माइकोबैक्टीरियम का, क्योंकि वो एलिमिनेट होना बहुत मुश्किल होता है, और मैक्रोफाजेस एलिमिनेट करने के चक्कर में उसी के अराउंड एक लेयर बनाते हैं, जिसके ऊपर टी लिम्फोसाइट्स लेयर बनाती हैं, और उसकी वजह से वो एलिमिनेट नहीं हो पाता। उसकी वजह से बड़े बड़े एक बंचेस हमारे लंग्स में बन जाती है, और जिसकी वजह से जो है ये डिसीज़ होता है, दैट इज़ अ ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा एज आई टोल्ड यू, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दी दिस टाइप ऑफ द हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 4। इसके अलावा ट्यूबरकुलिन रिएक्शन, मतलब जो टीबी का टेस्ट किया जाता है कि इस पर्सन को पहले टीबी हुआ है कि नहीं, तो ये टेस्ट किया जाता है जनरली। तो जस्ट क्या किया जाता है, ये एंटीजन रिलीज़ किया जाता है। अगर एंटीजन पहले कांटेक्ट में आया होगा, स्किन के थ्रू इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, एंटीजन का, टीबी का एंटीजन, लाइक ट्यूबरकुलिन एंटीजन, ठीक है। तो स्किन के थ्रू इंजेक्ट करने के बाद अगर उस पर्सन को पहले टीबी हो चुका है, तो उस पर्सन में स्किन रैशेस, स्वेलिंग वगैरह आती है, क्योंकि आपको पता है मेमोरी सेल वगैरह ऑलरेडी रहती है बॉडी में। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि हाँ उस पर्सन को पहले टीबी हुआ था। और इस सेकंड टाइम में ये जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, दैट इज़ द ट्यूबरकुलिन टेस्ट। देन टाइप 1 जो डायबिटीज़ है उसमें भी ये टाइप का मैकेनिज्म दिखता है। अब वो कैसे, तो उस पर्सन की जो पैंक्रियाटिक सेल्स होती है, आपको पता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, ठीक है, उसी की मदद से इंसुलिन सिक्रीट होता है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द शुगर बैलेंस। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, उन सेल्स को जो है हमारी बॉडी किल करने लगती है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज़ अ काइंड ऑफ द ऑटो इम्यून डिसीज, जहाँ पे हमारे ही जो लैंगरहैंस सेल्स है उसी को एज एंटीजन कंसिडर किया जाता है, एंड उसी के अगेंस्ट मेमोरी भी बन जाती है, और उसकी वजह से हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स थे, हमारे जो मैक्रोफाज है, उसको किलिंग या फिर उसको डैमेज करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिसीज़ जो टाइप 4 टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी में आता है, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। एंड जो आपको पर्टिकुलरली याद रखना है वो है पॉइजन एबी का, ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये इसके साथ हमारी जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी ख़त्म होती है। सो द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर कि
चारों टाइप के जो हाइपर सेंसिटिविटीज़ है उसमें से जो 3 है, फर्स्ट 3 दे आर ऑल द एंटीबॉडी मेडिएटेड, एंड जो टाइप 4 है इट इज़ द सेल मेडिएटेड, पर्टिकुलरली टी लिम्फोसाइट्स। उसके एग्जांपल्स आपको याद रखने, पहला जो था टाइप 1 में एनाफाइलैक्सिस हमने देखा था, ठीक है। टाइप 2 वाज अबाउट दी साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, जिसमें हमने RH इनकम्पैटिबिलिटी, ABO इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में देखा था। टाइप C में हमने देखा द डिसीज़ विच वॉज दी सिस्टमिक ल्यूपस, एंड टाइप 4 में हमने स्टडी किया अबाउट दी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो ऐसे एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखने, मैकेनिज्म्स याद रखने, बस दैट्स ऑल you have to remember about this type of the hypersensitivity. So I hope you have understood, and if you have any query related to any point, please do contact me and try to understand the difference between the all four types of the hypersensitivities. Okay, try to construct the table of them and try to understand how the mechanism is carried out in each type of the reaction. Okay, thank you and keep watching.